वंदे भारत में आज सबसे पहले हम बात करेंगे पिछले 9.5 साल में काशी के कायाकल्प की, कैसे पीएम मोदी ने शिल्पी बनकर काशी का नवनिर्माण किया है। और इसके बाद बात होगी केरल की, जहां पर राज्यपाल और सरकार में जंग जारी है। आखिर क्यों राज्यपाल सरकार में तकरार बढ़ती जा रही है, इसकी वजह भी आपको बताएंगे। और उसके साथ ही बात होगी कोर्ट में पेश हुई ज्ञानवापी सर्वे की सीलबंद रिपोर्ट की। आगे इसमें क्या होगा, सर्वे की रिपोर्ट से पता चलेगा कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष किसके दावे में ज्यादा दम है। इन्हीं तमाम खबरों पर नजर रहने वाली है, लेकिन आइए सबसे पहले काशी की अद्भुत तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि काशी को दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत नगरी कहा जाता है। पिछले 9.5 साल में काशी के मूल मिजाज और संस्कृति को बरकरार रखते हुए पीएम मोदी काशी को आधुनिक सांस्कृतिक धर्म नगरी बनाने में कामयाब रहे हैं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी से लोकसभा का चुनाव जीतने से लेकर साल 2023 तक पिछले 9.5 सालों में वाराणसी का रूप और रंग पूरी तरह से बदल चुका है। यानी कि 2014 से अब तक प्रधानमंत्री मोदी 43 बार बनारस पहुंचे हैं और हर बार शहर को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में 19,155 करोड़ रुपए की 37 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके साथ ही लगभग 12,578 करोड़ की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया और इसके साथ ही 6,575.61 करोड़ के 14 प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ उनकी तरफ से किया गया। वाराणसी से दिल्ली के लिए नई वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाई गई। काशी को कन्याकुमारी से जोड़ने के लिए विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। सड़क और पुल, स्वास्थ्य व शिक्षा, पुलिस कल्याण, स्मार्ट सिटी और नगर विकास, रेलवे से जुड़ी हुई परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। पीएम ने 20 साल में बने हुए स्वर्वेद महामंदिर का उद्घाटन किया, जहां पर 3 लाख श्रद्धालु जुटने वाले हैं। आज काशी में पीएम मोदी ने विकासशील भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए लोगों से मुलाकात की, जहां पर पीएम मोदी ने महिलाओं को मंच दिया और खुद उनके बीच में बैठकर उनको सुना। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने एक महिला की खूब तारीफ की। महिला कार्यक्रम में भाषण दे रही थी कि तभी पीएम ने कहा कि अरे आप तो बहुत अच्छा भाषण देती हैं, क्या आपने कभी चुनाव लड़ने का नहीं सोचा है? देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं। जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर, और आपके सामने 2 बातें बोल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अरे सब महिलाएं तालियां बजाएंगी। तो सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी और इस महिला के बीच का संवाद। आपको ये भी बताएं कि इस समारोह को संबोधित करने वाली महिला लखपति कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और इस कार्यक्रम के तहत राज्य की योगी सरकार प्रत्येक प्रतिभागी महिला को 3 साल में लखपति बनाने का प्रयास करती है। पीएम मोदी ने भी महिला से बात करते हुए अपना सपना उनको बताया। अच्छा, आप लखपति दीदी बन गई? जी सर। अब मेरा सपना है, जी सर, और मैं यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ। जी सर। मेरा संकल्प है कि मैं देश में, गांवों में, जी सर, आप जैसे परिवार की जो माताएं बहनें हैं, इस देश में 2 करोड़, जी सर, 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। तो आपकी बात जब सुनेंगे ना, तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, लखपति दीदी बन सकते हैं। इससे पहले आपको यह बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्र सेवापुरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया और बच्चों को सम्मानित भी किया, उनसे बातचीत भी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब से सत्ता संभाली, किस तरीके से उनका संवाद रहा, आपको वो भी सुनवाएंगे। लेकिन तब से काशी के विकास के लिए नया अध्याय जुड़ता जा रहा है। देखा है हेलीकॉप्टर? अपना भोजन स्वयं बनाते, हरे पेड़ पौधे खुददार, पत्ती इनका चूल्हा समझो जिस पे हो भोजन तैयार।
चलो बता दो। जनमन नायक श्रेष्ठ विधायक विश्व चेतना के अधिनायक राष्ट्रीय धर्म श्री सराबोधि दलित प्रेरणा सोच महान जय मोदी जय हिंदू। सर हम क्या करें कि आपके जैसे हम बड़े होकर बन सके। आप हमारे सारे स्कूल को इतना अच्छे तरीके से बना दिए हैं कि पहले तो हमें चापाकल से पानी लेना पड़ता था, अब हमें नल से अच्छी तरीके से पानी आता है। क्लास में पानी नल से स्कूल में आ जाता है? हाँ। अच्छा पानी आ जाता है? यस सर। हाँ। इसलिए हम आपको आभार प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए हम आपको आभार प्रकट करना चाहते हैं। आभार प्रकट करना चाहते हैं। तो ये है बाल मन जिससे संवाद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और पीएम मोदी ने जब से सत्ता संभाली है तब से काशी के विकास के लिए नए अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। 2014 से काशी की विकास यात्रा में काशी कॉरिडोर का निर्माण एक मील का पत्थर साबित हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज देश दुनिया में भारत और काशी की पहचान है। 800 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ ये काशी यानी विश्वनाथ कॉरिडोर, जहां पर एक और दिव्य और भव्य काशी से लोगों को ये रूबरू करवाता है। वहीं यहां की सुविधाएं लोगों के लिए वरदान साबित हुई। पहले विशेष अवसरों पर भगवान शिव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें थीं, लेकिन अब एक वक्त में कॉरिडोर में 2 लाख श्रद्धालु आकर दर्शन कर सकते हैं। ये बदलाव है। पिछले 2 साल में काशी में रिकॉर्ड 12.92 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं और दिसंबर आखिर तक ये संख्या 13 करोड़ पार करने का अनुमान भी जताया जा रहा है। बराड़ा शहर धीरे धीरे पूर्वांचल का बिजनेस हब भी बनता जा रहा है। काशी में अब तक 10 अरब से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। पीएम मोदी ने काशी का ऐसा कायाकल्प किया जिसकी व्याख्या एक बार में तो करना मुश्किल है। काशी में सिर्फ मंदिर ही नहीं, पूरे शहर का नव निर्माण हुआ है, यानी रोड से लेकर ट्रीटमेंट प्लांट बन चुके हैं। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज तक तैयार कर ली गई हैं। कन्वेंशन सेंटर से लेके सिटी कमांड के जरिए ट्रैफिक मैनेजमेंट पूरी तरीके से बदल चुका है। अंडरग्राउंड केबलिंग से लेकर कार्गो सेंटर तक तैयार कर दिए गए हैं। यानी काशी अपने घाटों की वजह से तो जानी जाती ही है। आपको याद दिलाऊं, 2015 में शिंजो आबे दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे थे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ गंगा आरती में उन्होंने हिस्सा लिया था और तब काशी को क्योटो बनाने की बात की जाती थी। अब तक उस दिशा में बहुत काम हो चुका है। काशी देश की धार्मिक कैपिटल बन चुकी है और जाहिर है कैसे बदलाव हो रहा है। घाटों को पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है। 8 गंगा घाटों का पुनर्विकास हो चुका है। 84 घाटों को साफ सुथरा और अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। काशी के घाटों पर हेरिटेज लाइट्स लगाई गई हैं जिससे उनकी चमक और ज्यादा बढ़ जाती है। स्मार्ट सिटी में करीब 60 करोड़ रुपए में नमो घाट तैयार किया गया, जिस पर कल काशी तमिल संगमम का भव्य आयोजन हुआ था। यहां से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विकास की नई गाथा में दक्षिण भारत को भी जोड़ने का काम किया। पीएम मोदी ने दिखाया कि कैसे विकास का मतलब काशी है। आज पीएम ने अपने भाषण में क्या कहा, आपको वो भी जरूर सुनना चाहिए। जब काशी का विकास होता है तो यूपी का विकास होता है और जब यूपी का विकास होता है तो देश का विकास होता है। इसी भाव के साथ आज भी यहां करीब 20,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बनारस के गांवों में पीने के पानी की सप्लाई हो, बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में क्रिटिकल केयर यूनिट हो, सड़क, बिजली, गंगा घाट, रेलवे, एयरपोर्ट, सौर ऊर्जा और पेट्रोलियम जैसे अनेक क्षेत्रों से जुड़े प्रोजेक्ट हो, ये इस क्षेत्र के विकास की गति को और तेज करेंगे। आज देश के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी गई है। ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में आज पेश हुई। जिला जज के आदेश पर कराए गए सर्वे की रिपोर्ट जमा करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आज कोर्ट पहुंची।
ज्ञानवापी जिला कोर्ट में 21 दिसंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। सील बंद लिफाफे में 1500 पन्नों की ये रिपोर्ट है जो एएसआई की तरफ से सबमिट की गई है और इसके अलावा एएसआई टीम ने ज्ञानवापी परिसर से मिले हुए साक्ष्यों और सबूतों को भी कोर्ट के सामने रखा। जांच के वक्त बनाए गए वीडियो फुटेज भी कोर्ट में पेश किए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन पहले आइए आपको ये डिटेल दे देते हैं कि इस पूरे मामले में अभी तक हुआ क्या है, यानी कि आपको सिलसिलेवार तरीके से टाइमलाइन समझा देते हैं। सबसे पहली तारीख 18 अप्रैल 2021 की 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए याचिका दायर की थी और उसके बाद से यह मामला कोर्ट की चौखट पे था। 18 अप्रैल को ही राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी। वजह थी कि वो रोज पूजा अर्चना कर सके, गौरी का श्रृंगार कर सके, इसी को लेकर ये याचिका दायर की गई थी। फिर 26 अप्रैल 2022 को सर्वे के लिए अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए। अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के साथ ही इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ती गई। ये 26 तारीख का डेवलपमेंट है। तभी ज्ञानवापी परिसर श्रृंगार गौरी मंदिर की वीडियोग्राफी का आदेश उसी दौरान दिया गया और उसके बाद जो तस्वीरें आई वो हम सब ने देखी थी। 10 मई तक की डेडलाइन थी जब कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट मांगी थी कि 10 मई तक आप ये सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करिए। फिर उसके बाद 6 मई को सभी पक्षों की मौजूदगी में सर्वे का काम शुरू होता है और उसी दौरान अंदर की तस्वीरें हम सब ने देखी थी। वकीलों की एक टीम की तरफ से वीडियोग्राफी कराई जा रही थी। वकीलों की टीम वहां पर मौजूद थी वीडियोग्राफी कराने के लिए, ताकि एक एक चीज को साक्ष्य के तौर पर इकट्ठा किया जा सके। मस्जिद कमेटी के इनकार के बाद सर्वे को रोक दिया गया था। ये 6 मई 2022 को डेवलपमेंट होता है। फिर कोर्ट ने सर्वे जारी रखने का आदेश दिया 12 मई को और उसके बाद ये सर्वे आगे बढ़ता गया। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है वो इसको लेकर बार बार अपनी आपत्ति जताता रहा। सर्वे के लिए 2 और कोर्ट कमिश्नर्स को नियुक्त कर दिया गया। 12 मई को यह हुआ और तभी 17 मई तक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया कि 17 मई तक अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया जाए, बाकी पूरी डिटेल्स के साथ। 16 मई 2022 को ज्ञानवापी के वजू खाने में शिवलिंग का दावा किया गया। कुछ तस्वीरें भी उसके सामने देखने को मिली थी और इसके साथ ही कोर्ट के आदेश पर वजू खाने को सील किया गया, यानी कोर्ट ने कहा था अपने ऑर्डर में कि उसको संरक्षित कर दिया जाए। फिर 19 मई 2022 को ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई थी और फिर श्रृंगार गौरी में पूजा की याचिका को जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा का पूरा मामला पहुंचा था। फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि पहले वर्शिप एक्ट पर सुनवाई करें। 1991 वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उस पर सुनवाई करें, यह कहा गया। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के आवेदन पर जिला जज के फैसले का इंतजार करने की बात कही कि जिला जज का फैसला आ जाए और उसके बाद इस मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। 24 अगस्त 2022 को जिला न्यायालय ने 12 सितंबर तक के लिए फैसले को सुरक्षित रख लिया था। फिर उसके बाद 24 अगस्त को 12 सितंबर को क्या हुआ, वाराणसी कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी के आवेदन को खारिज कर दिया था। उनकी तरफ से उठाई गई मांग को खारिज कर दिया। वाराणसी कोर्ट ने कहा कि वर्शिप एक्ट लागू नहीं है और ये मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ा डेंट था, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही आधार बनाकर मुस्लिम पक्ष कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा था। 14 अक्टूबर कार्बन डेटिंग की मांग जिला जज की तरफ से खारिज कर दी गई थी और फिर उसके बाद 11 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने वजू खाने में मिली हुई शिवलिंग जैसी संरचना को संरक्षित करने का आदेश दिया था और यही एक वजह रही कि उसको सुरक्षित कर दिया गया। फिर 21 जुलाई 2023 को वाराणसी कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर फिर उसके बाद रोक लगा दी थी। इसी तरीके से ये मामला आगे बढ़ता गया। फिर मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने की इजाजत दी गई कि पहले आप हाईकोर्ट जाइए और उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट आइएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी सर्वे को मंजूरी मिली और उसके बाद ये सर्वे आगे चलता चला गया। फिर 4 अगस्त से जारी सर्वे 16 नवंबर को अब पूरा हो चुका है और वाराणसी कोर्ट ने शुरुआत में सर्वे के लिए 28 दिन का वक्त दिया था। हालांकि उसके बाद ये एक्सटेंड होता हुआ नजर आया था और 4 बार रिपोर्ट जमा किए जाने की मांग को लेकर सर्वे का जो वक्त है उसको बढ़ा दिया गया। 4 बार एएसआई ने मांग की और उसके बाद कोर्ट ने सर्वे का वक्त बढ़ा दिया है। इसी तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आया। वाराणसी कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान एएसआई को 18 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया। आज एएसआई की टीम वाराणसी जिला कोर्ट पहुंची और जिला अदालत में सर्वे रिपोर्ट को जमा करा दिया गया। सील बंद थी। इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर श्रृंगार गौरी केस का भविष्य काफी हद तक टिका हुआ है और इसके अलावा मस्जिद पर हिंदू पक्ष के दावों को भी रिपोर्ट से एक बड़ा बल मिल सकता है। इसके अलावा इन सवालों का भी जवाब मिलने की संभावना है कि क्या मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर किया गया। दूसरा, ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार कब और कैसे बनी।
मस्जिद में 3 गुंबद कब बने? क्या मंदिर तोड़कर अवशेष से निर्माण हुआ है? दीवारों पर मौजूद जो कलाकृतियां थी वो कब की बनी हुई हैं? फिर परिसर में मौजूद ऐतिहासिक धार्मिक महत्व की कलाकृतियां या निशान या अन्य वस्तुएं आखिर हैं क्या? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब इसी सर्वे रिपोर्ट में मिलेगा। और सर्वे रिपोर्ट को जमा किए जाने की जो सुबुगाहट है उसी के बीच मुस्लिम पक्ष एक्टिव हो चुका है। मुस्लिम पक्ष की ओर से एएसआई की सर्वे रिपोर्ट की मांग की गई है। आपको यह भी बताएं कि अगस्त में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया गया था और ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करने की अनुमति दे दी गई थी। कोर्ट ने सील वजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश दिया था। अब 2 दिन बाद आगे क्या होगा ये भी पता चलेगा जब सील बंद लिफाफे को खोला जाएगा और उसके बाद एएसआई की रिपोर्ट क्या कहती है इस पर सबकी नजरें जरूर हैं। आइए अगली खबर का रुख करेंगे और सीधे केरल की खबर को आपसे रूबरू करवाते हैं। दरअसल केरल में राज्यपाल वर्सेस मुख्यमंत्री जंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले राज्यपाल ने सीएम पर शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने की साजिश रचने का आरोप लगाया, तो अब मुख्यमंत्री ने राज्यपाल पर निशाना साधते हुए सवाल यह पूछा कि क्या देश में कभी ऐसा राज्यपाल देखा है? आखिर दोनों के बीच इतनी भयंकर जंग की वजह क्या है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान द्वारा एसएफआई कार्यकर्ताओं को अपराधी कहने से सीएम पिनराई विजयन भड़क गए हैं। एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए विजयन ने राज्यपाल पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जानबूझकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं क्योंकि वो दक्षिणी राज्य में शांति को बर्बाद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सीएम विजयन ने कहा कि जब उनकी मर्जी होती है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। राज्यपाल ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां उनका मन कुछ भी कह सकता है। सीएम ने कहा कि वो भूल रहे हैं कि वो केरल के राज्यपाल हैं। वो जानबूझकर अपने कार्यों के जरिए शांति फैलाना चाहते हैं। राज्यपाल के कार्यों से साबित हो गया। आप सभी गौर करेंगे कि राज्यपाल हर मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश करते हैं। साथ ही उन्होंने पूछा कि वो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सीएम विजयन ने कहा कि जब उन पर या उनके काफिले पर काले झंडे लहराए जाते हैं तो ना तो वो और ना ही कोई मंत्री या वाम मोर्चा के सदस्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम केवल ये कहते हैं कि प्रदर्शनकारियों को हिंसक नहीं होना चाहिए। बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले एसएफआई कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। एक कार्यक्रम में जाते हुए राज्यपाल की गाड़ी का पीछा कर विरोध दर्ज किया। साथ ही राज्यपाल को काले झंडे दिखाए थे, जिसके बाद से राज्य में राजनीति तेज हो गई। राज्यपाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसएफआई के कार्यकर्ताओं को अपराधी करार देते हुए उनको मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त अपराधी बताया था। दरअसल आरिफ मोहम्मद खान जब दिल्ली जाने के लिए तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के लिए निकले थे, तभी एयरपोर्ट के रास्ते से उनके काफिले पर हमला हो गया। इस हमले में सत्ताधारी सीपीआईएम के स्टूडेंट विंग एसएफआई यानी कि स्टूडेंट विंग ऑफ इंडिया पर आरोप लगा था।